नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग सितंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है सार संक्षेप। सार संक्षेप के अंतर्गत हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ अगर किसी का निधन हो गया तो उसके बारे में पढ़ते हैं, नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं और कुछ पुरस्कार होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें छूट गई रहती हैं आगे, उसको हम लोग सार संक्षेप में देखते हैं। और कुछ पोर्टल और ऐप्स होते हैं, कुछ समितियां महत्वपूर्ण होती हैं, उन सभी के बारे में, कुछ चर्चित पुस्तकें होती हैं उनके बारे में हम लोग सार संक्षेप के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन निकल कर आता रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल कर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे युद्ध अभ्यास से हो, चाहे पुरस्कार से हो, चाहे किताबों से हो, चाहे नियुक्तियों से हो, तो चाहे चर्चित व्यक्तियों से रहा हो, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता रहता है। तो हम लोग सीधे बात करेंगे सार संक्षेप के अंतर्गत। जो पहला टॉपिक है वह है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्तियों में सबसे चर्चित रही हैं गीता गोपीनाथ। अगर कोई पर्सनालिटी भारत की सबसे अधिक चर्चा में रह रही हैं तो वह है गीता गोपीनाथ। इनके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है। तो हाल ही में अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ रघुराम राजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई। ये जो आप देख रहे हैं फोटो, दीवार पर कुछ अर्थशास्त्रियों की फ़ोटो लगाई गई है जो IMF से रिटायर हो चुके हैं। उसमें पहली महिला हैं जिनकी दीवार पर फोटो लगी है IMF में, तो ऐसी पहली महिला बन गई हैं और दूसरी भारतीय। इससे पहले रघुराम राजन की फ़ोटो वहाँ पे लगाई जा चुकी है और महिलाओं में ये पहली हैं, पूरे देश की महिलाओं, पूरे विश्व की महिलाओं में ये पहली हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पल्लवी सिंह के बारे में। 11 जुलाई 2022 को भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के एओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है, तो पल्लवी सिंह ने जीता है। ध्यान दे लेंगे एक बार बस। और यूपी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पल्लवी सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली हैं। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की एकमात्र प्रतियोगी थी। आगे बढ़ते हैं। जाह्नवी डांगेती, इनके बारे में बात करेंगे। हाल ही में 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की रहने वाली हैं। और तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद करुणा जैन बनी। करुणा जैन क्रिकेटर हैं, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, इतना याद रख लेंगे बस। क्या है? क्रिकेटर हैं। BPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी का नाम दे लेगा और पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो बस जान लीजिए, थोड़ा सा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम निधन के बारे में बात करें तो P गोपीनाथ नायर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन हो गया। 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे P गोपीनाथन नायर का संबंध किससे है, या हाल ही में जिनका निधन हो गया ये क्या थे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भूदान और ग्रामदान आंदोलन में स्वतंत्रता कार्यकर्ता विनोबा भावे के साथ काम किया था, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस तरह से बहुत लोगों का निधन हुआ है, पूछा नहीं जाता, इतनी कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी नहीं है। अब हम सीधे बात करेंगे EN सुधीर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर EN सुधीर का गोवा में निधन हो गया। तो ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। EN सुधीर फुटबॉल संबंधित हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, पूछा जा भी सकता है। हालांकि कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लेंगे EN सुधीर किससे संबंधित है, एक फुटबॉलर रहे, निधन हो गया इनका भी। मोहम्मद बरकिंडो
63 वर्षीय नाइजीरियाई थे और ओपेक के महासचिव रहे हैं। तो 5 जुलाई 2022 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव 63 वर्षीय मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में निधन हो गया। तो ओपेक एक बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। तो ये नाइजीरिया के थे और नाइजीरिया की राजधानी इसी में ध्यान दे लेंगे, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है, वहाँ पर इनका निधन हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके फैक्ट के अंतर्गत ओपेक के बारे में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसको ओपेक कहते हैं, एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करके सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। किस सम्मेलन में? बगदाद सम्मेलन में। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। बहुत बार पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक 1960 बना और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो दो राजधानियाँ अभी आपके सामने आई, एक ऑस्ट्रिया की राजधानी, आपने देखा होगा बिहार पीसीएस, यूपी SSSC के बहुत सारे एग्जाम में राजधानी से क्वेश्चन आते हैं। तो राजधानी हो गया, दिनांक हो गया, दिवस हो गया, ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं है, मुख्यालय हो गए, ये सब बस आप ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे और इस चैनल बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे राजधानी, दिवस और ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो सितंबर 1960 में स्थापना हुई। राजधानी ऑस्ट्रिया की है वियना और यहीं पर इसका मुख्यालय है। और एक और राजधानी की जिक्र हुआ था नाइजीरिया, इसकी राजधानी अबूजा, याद रख लेंगे। इसके बाद हम और देख लेते हैं अगर कुछ महत्वपूर्ण हो तो। अब देखते हैं नियुक्तियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। इंदरमीट गिल 21 जुलाई 2022 को विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक और अर्थशास्त्री इंदरमीट गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। चर्चा में रहे हैं, पूछा जा सकता है कि इंदरमीट गिल को हाल ही में कहाँ पे नियुक्ति दी गई है, तो विश्व बैंक में नियुक्ति मिली है। मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, पूछा जा सकता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। राज शुक्ला 18 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर नियुक्त किया गया है। मेंबर से बहुत कभी क्वेश्चन है, मेंबर किसको नियुक्त किया गया है, बस ऐसे ध्यान दे लेंगे। यूपीएससी और पीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं तो राज शुक्ला हैं, सेना के अधिकारी थे, इनको यूपीएससी मेंबर बनाया गया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए इसको देखते हैं। 30 जून 2022 को केतनजी ब्राउन जैक्सन ने जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में शपथ ली है। क्योंकि पहली अश्वेत हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है और कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन केतनजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जज हुई हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है, ध्यान दे लेंगे इस पर। टी राजा कुमार अभी तक की नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण यही रहे हैं। भारतीय मूल के हैं। 1 जुलाई 2022 को भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार ने आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप लोग सुनते रहे होंगे, बहुत चर्चा में रहती है, तो उसके अध्यक्ष नियुक्त किए हैं टी राजा कुमार। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हर हाल में आगामी एग्जाम्स में। उसके बाद हम लोग कुछ जीके फैक्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। तो FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। अगर हम इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्यालय, जो OECD का मुख्यालय है उस पेरिस में, उसी के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? पेरिस में है। OECD के मुख्यालय के अंदर ही इसका भी मुख्यालय है। वर्तमान में FATF में 39 मेंबर हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। भारत भी FATF का मेंबर है। उसके बाद हम अगर बात करें किसी नियुक्ति की जो महत्वपूर्ण है तो वह है पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं विनीत शरण ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में पदभार संभाला है। तो BCCI एक बड़ी संस्था है,
चर्चा में रहती है, इसके लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त हुए हैं कौन? पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण। चर्चा में रहे हैं, पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण को। उसके बाद बात करेंगे राहुल नार्वेकर, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बस इतना ध्यान लेंगे बस कि राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्योंकि बिहार पीसीएस में आपने देखा कि महाराष्ट्र के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री उनका नाम पूछ लिया गया था, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। अब हम बात करेंगे पुरस्कारों की। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है कि सर्वाधिक अनुकूल राज्य का खिताब हर साल दिया जाता है, तो इस साल के लिए कौन मिला है? एमपी को मिला हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन मिला हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो यही निकल गया कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन रहा? एमपी रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर देसाई की द लॉन्गेस्ट किस ने वर्ष के लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीत लिया है? ईश्वर देसाई की पुस्तक की द लॉन्गेस्ट किस ने वर्ष के लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है? इसको भी जरा सा देख लेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछी जाती है, कौन सी रही है? सोराई पोट्टू ये रही है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछी जा सकती है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सच्ची अय्यप्पनम कोशियुम रहे हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन रही? तो रही तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के बारे में बात करेंगे तो हो गई सोराई पोट्टू, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बात करें तान्हाजी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? और ये पूछा जाता रहता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है सूर्या को सोराई पोट्टू के लिए और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए मिला हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ही पूछी जाती है कि इस साल किसको दिया गया है, तो अपर्णा बाल मुरली सोराई पोट्टू के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाई हुई हैं। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सिनेमा जगत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। फिल्म समारोह निदेशालय ने 1973 में इन पुरस्कारों के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली थी। फिल्म समारोह निदेशालय ने, तो ये नहीं महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2022, महत्वपूर्ण है। 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। यह फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का 58वां संस्करण था। तो इस बार मिस इंडिया कौन चुनी गई हैं? सिनी शेट्टी, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं फील्ड मेडल पुरस्कार। एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। 5 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं की घोषणा हेलेंसिकी में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में की गई। यूक्रेन की नंबर थियोरिस्ट मरीना बियाजोवस्का, ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड, अमेरिका के जून हू और फ्रांस के हुगो डोमिनिक कोपिन को 2022 के लिए फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इस बार पूछे जाने की एग्जाम में संभावना कम है, क्योंकि 4 लोगों को प्रदान कर दिया गया। जब भी अकेले मिला हुआ है किसी को तो ज़रूर पूछा गया है, तो इसको लेकिन तब भी देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुरस्कार अपने आप में नोबेल पुरस्कार की जैसे ही है। तो फील्ड मेडल पुरस्कार किसको मिला है, इस बार थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो यह गणित के क्षेत्र में 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रत्येक 4 साल के अंतराल के बाद प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को अक्सर गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये भी जान लेंगे कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है और इन चारों को मिला हुआ है, इसको देख लेंगे, क्योंकि 4 साल बाद दिया जाता है। और मरीना बियाजोवस्का का नाम याद रखेंगे। ईरान की मरियम
मिर्जा खानी के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं, इसलिए इनको याद रखेंगे कि पहली महिला तो है मरियम मिर्जा खानी और दूसरी महिला बनी है मेरीना बियाजोवस्का। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार और ग्राहक समाधान उपायों को लागू करने के लिए पुरस्कार मिला है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो देख लेंगे हम लोग कि माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, HCL को। इतना याद रखेंगे बस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देख लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा और UN चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को वर्ष 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी जानते रहेंगे कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसको मिला, दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को। इसके बाद हम बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक चंद्र शेखर को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौशिक राजशेखर, थोड़ा ब्लर हो गया है नाम, इसको ध्यान दे लेंगे। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको दिया गया है, कौशिक राजशेखर को, भारतीय मूल के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। किस लिए, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए। और अगर हम बात करें जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ साथ अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 लोगों को दिया गया है लोक सेवा पुरस्कार, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिम मैटिस को यह पुरस्कार दिया गया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद युद्धाभ्यास रिमपैक 2022 के बारे में बात करेंगे। रिमपैक 2022 अभ्यास तो 12 जुलाई से 4 अगस्त 2022 के मध्य द्विवार्षिक बहुपक्षीय रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास अमेरिका स्थित हवाई के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो कहाँ आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया है हवाई में, अमेरिका के। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I विमान ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सीधे क्वेश्चन आ सकता है यही कि कौन से पोत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, तो INS सतपुड़ा ने। 28 देशों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे पोर्टल एवं ऐप्स के बारे में। परीक्षा संगम ऐप महत्वपूर्ण है। CBSE बोर्ड ने परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने और छात्रों, स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय को जोड़ने के लिए परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। तो परीक्षा संगम पोर्टल किससे संबंधित है, CBSE बोर्ड से संबंधित है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो आधार फेस डी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार फेस RD नामक एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियां होती हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति बनाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा चर्चा में रहता है, तो अगर इस पर समिति बनाई गई है तो महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित पहलुओं पर गौर करने के लिए एक प्रतिष्ठित समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन है, उनको देख लेते हैं। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा कि संजय अग्रवाल समिति चर्चा में है, किससे संबंधित है, तो यह MSP संबंधित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है, एग्रीकल्चर संबंधित है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के इससे संबंधित है, याद रखेंगे। हम कुछ देखते हैं, कुछ फैक्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर इसमें देखें तो लगभग 22 या 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित वह मूल्य होता है जिस पर सरकारें कीमतों में गिरावट आने पर फसलों की खरीद को सुनिश्चित करने का वचन देती हैं। फसल बुआई के समय कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखेंगे इसको, CACP की सिफारिश तथा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदन के आधार पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो जो यह लाइन है, यही लाइन इसमें महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा, कि किसकी सिफारिश पर? CACP मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश होती है तथा अनुमोदन कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसके अनुमोदन के आधार पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। दोनों में लैंग्वेज अलग अलग है। जब सिफारिश बात करेगा तो CACP अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग। अनुमोदन किसका होगा? आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होगी उसका। 23 फसलों को होता है, कभी कभी 22 फसलें होती हैं, कभी कभी 23 फसलें होते हैं। इन्हीं 22-23 में इन्हीं का शामिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोई महत्वपूर्ण है टॉपिक, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकों के बारे में। पहली पुस्तक है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए चैम्पियन। तो सुसान निनानो और आनंद, इनकी किताब है माइंड मास्टर। उसके बाद द मैकमोहन लाइन, पूछा जा सकता है, चाइना से संबंधित है। ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, J.J. सिंह ने लिखा हुआ है। द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही किताब है। उसके बाद हम लोग देख द ग्रेट टेक गेम, शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन, अनिरुद्ध सूरी की किताब है। ये भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किताब यही है, द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, J.J. सिंह की किताब सबसे महत्वपूर्ण है। चर्चित दिवस के लिए हम लोग अलग वीडियो में इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन लाइनर समसामयिकी, इसमें जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को देखेंगे। तो 29 जून 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दे दी। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा और उस्मानाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इनका नाम धाराशिव रखा जाएगा। यायर लिपिड को आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनाया गया है। इजराइल में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, उसी के अंतर्गत अब यायर लिपिड को आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। तो याद रखेंगे, इजराइल एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है भारत के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनका प्रधानमंत्री कौन है इस समय। तो इस समय है यायर लिपिड। उसके बाद हम बात करेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस चलाया गया। किसने चलाया? भारतीय रेलवे के द्वारा। रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया ऑपरेशन नारकोस। नारकोटिक्स से ही नारकोस निकला है, और जब नारकोस आएगा तो आप समझ जाएंगे ये नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ था। किसने चलाया? भारतीय रेलवे ने। उसके बाद अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। हाल ही में एयर कमोडोर संजय शर्मा, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में तैनात हैं, और उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने एक ही जेट फॉर्मेशन में उड़कर इतिहास रच दिया। तो इनका क्या नाम है? संजय शर्मा और अनन्या शर्मा। पिता और पुत्री ने एक साथ ही जेट फॉर्मेशन में उड़ान भरकर इतिहास बना दिया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, चर्चा में रहे हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें कोई और महत्वपूर्ण है, तो कोई बहुत इसमें और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, अभी क्वेश्चन आ चुका है बिहार PCS में, इसको सब जानते ही हैं। तो ये भी अब महत्वपूर्ण हो गया है, पूछा गया है। इसी के साथ सार संक्षेप में जिसमें हम लोग पढ़े हैं चर्चित पुस्तकें और नियुक्तियां, समिति, पोर्टल, ऐप्स, बहुत कुछ पुरस्कार, युद्धाभ्यास, सब समाप्त होता है। और अंत में इतना ही कहेंगे, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।